हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्लास 12th अकाउंट्स। इससे पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है और उसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। फीचर्स में जब हम पढ़ रहे थे तब हम पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप में डीड होनी चाहिए, और हमने ये भी पढ़ा था कि वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और वो ओरली और रिटन दोनों वे में हो सकती है। तो अब जो स्टैम्प एक्ट है वो हमको बताता है कि कोई सा भी एग्रीमेंट वैलिड एंड है ना, वैलिड कब माना जाता है, जब वो स्टैम्प एक्ट के द्वारा करा गया हो। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किस एक्ट के द्वारा होती है? स्टैम्प एक्ट के द्वारा होती है। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन से एक्ट के थ्रू होती है, तो ये याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा नहीं होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है और पार्टनरशिप के बारे में बताता है, लेकिन उसकी जो डीड बनती है, उसका जो एग्रीमेंट बनता है, वो स्टैम्प एक्ट के द्वारा बनता है। ये आप याद रखिए। और उस एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? द नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, उस फर्म का नाम, उस फर्म का एड्रेस, कहाँ से वो ऑपरेट करेगी। द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और पार्टनर्स का एड्रेस। उसमें डिफाइन होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यदि पार्टनर बिजनेस में से कोई पैसा ले लेता है तो उस पैसे पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। सैलरी कितनी होगी कितने पार्टनर्स की, पार्टनर्स कोई कमीशन लेंगे क्या, ये हम डिसाइड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, कैसे लोग बाग जो है प्रॉफिट्स को बांटेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, मेथड कौन सा होगा गुडविल का, है ना। सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए ए बी एंड सी पार्टनर्स है, अब डी पार्टनर किसी कंपनी में आ रहा है, किसी फर्म में आ रहा है। अब मान लीजिए उसका बहुत अच्छा नाम हो, मान लीजिए उसको बिजनेस सेंस नहीं हो लेकिन नाम उसका बहुत हो जिससे ए बी सी को फ़ायदा हो सकता है, तो उसकी गुडविल भी तो इंक्लूड होगा ना, उसका गुडविल भी तो इंक्लूड होगा ना उस बिजनेस के अंदर। ठीक है, पार्टनर गुडविल को लेकर आ रहा है तो उसको इवैल्यूएट करने का, मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट करने का क्या मेथड होगा, ये उस पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड होगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जैसे जनरल अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारे लिए, 1 अप्रैल से लेकर क्या होता है 31 मार्च का। ठीक है, आप ये याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें अकाउंटिंग पीरियड चेंज कर देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें अकाउंटिंग पीरियड क्वेश्चन चेंज कर देता है और उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये आप याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है हर एक क्वेश्चन में कि अकाउंटिंग पीरियड क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अभी हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड भी डिसाइड होता है, पार्टनर्स के बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं, उनके नेम अटेस्ट होते हैं। ठीक है, पार्टनर अगर लोन दे रहा है या पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, एट व्हाट % इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ क्यों करनी होती है, क्या ज़रूरत है इसकी, इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये हर एक पार्टनर्स का राइट्स हमको बताती है, हर एक पार्टनर की ड्यूटीज़ हमको बताती है, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी हमको बताती है कि पार्टनर्स के पास क्या राइट्स होंगे, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ है, ये एग्रीमेंट डिसाइड करता है। उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी, ये एक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, कोई सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में मदद करता है। कोई पार्टनर समझ रहा है कि मुझे 2:1 में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डीड में क्या लिख रखा है 1:1, यानी कि इक्वली बटेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी के बीच में। और अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्प्यूट हो जाता है, तो पार्टनरशिप डीड अगर बनी हुई होगी तो सेटलमेंट उसका बहुत ही आसानी से हो जाएगा उस हर एक डिस्प्यूट का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट है। अगर मान लीजिए कि डीड नहीं होती, अब मान लीजिए नो डीड,
कोई भी एग्रीमेंट ही नहीं है, ना ओरली है और ना रिटर्न है। आप मान लीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स का, मान लीजिए, तो उस बेस पे क्या होगा, उस बेस पे आप ये पॉइंट याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेंगे। जब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कभी कभार बोल देगा कि नो डीड, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, हम ये पॉइंट्स उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डीड नहीं होगी, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। और ये तभी लगता है जब प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये तभी लगता है जब प्रॉफिट होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पता चलेगा कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कोई डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर को, कोई सैलरी नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है वो सैलरी के। फिफ्थ में इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस केस में 6% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सिक्स्थ, एडमिशन जो पार्टनर का होगा वो सबके कंसेंट के साथ होगा, सबके कंसेंट के साथ होगा। अगर कोई भी एक डिसएग्री है, कोई भी एक पार्टनर डिसएग्री है, तो एडमिशन नहीं होगा। आप ये याद रखिए, सब लोगों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल आप नोट्स में लिख के रखिए कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो चार्ज है। ये आप लिख के रखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो क्या है, चार्ज है। हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस की डीड, बिजनेस के, है ना, बिजनेस के ऑपरेशन में सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को नहीं रोक सकता कि तू जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सबको एसेस होगा बुक्स पे, सब लोग बुक्स को एसेस करेंगे, बुक्स को देखेंगे, अकाउंट्स की बुक्स को, सब अकाउंट्स खुद के फर्म का देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं देख सकते हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब नो डीड होगी, जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में, तब ये चीज़ इम्प्लाइड होगी, ये होकर ही रहेगी। जैसे डीड हो तो जो डीड में लिख रखा है उसी के हिसाब से होगा, लेकिन अगर कोई डीड नहीं होगी तो ये तो इम्प्लाइड होगा। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, आईओसी नहीं होगा, आईओडी नहीं होगा, सैलरी नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम लगेगा, एडमिशन अगर कुछ सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं है, एक बंदा भी डिसएग्री है, तो एडमिशन नहीं होगा, सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और सबको अकाउंट्स में एसेस होगा। अब एक दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास, राइट्स ऑफ द पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, अब इसे आप अभी कॉपी के साथ, कॉपी में लिखते जाइए साथ ब साथ, जिससे क्या है आपको थ्योरी भी याद हो। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि वो थ्योरी को अवॉइड करते हैं, थ्योरी को अवॉइड करते हैं। नहीं, आपको थ्योरी को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन थ्योरी भी आपको साथ बे साथ समझते चलना है, याद करते चलना है। ठीक है, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो क्या करे, प्रॉफिट शेयर करे, प्रॉफिट शेयर करे, ये हर एक पार्टनर का राइट है, राइट टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, और जो भी रेशो डिफाइंड होगा उस रेशो में प्रॉफिट शेयर करे, ये हर एक पार्टनर का राइट है। पार्टनर का राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट लेगा ही, ये उसका राइट है। और हर एक पार्टनर का राइट है कि हम उससे कंसल्ट करें, राइट टू बी कंसल्टेड
इन द मैटर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप उससे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकते, उससे कंसल्ट लेना आपको बहुत ज़रूरी होगा। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो अकाउंट्स की बुक्स को एसेस करे, अकाउंट्स की बुक को क्या करे, एसेस करे। ये हर एक बंदे का या फिर हर एक पार्टनर का राइट है। ठीक है, और कोई सा भी पार्टनर, एक पार्टनर के पास राइट है कि वो डिसअग्री कर सकता है किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन पे, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे वो डिसअग्री कर सकता है, फुल उसको राइट है, कोई भी उसको नहीं रोकेगा। यह आप बात याद करके चलिए। और जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी, उस पर जो पार्टनर होगा उसका इक्वल राइट होगा, इक्वल राइट होगा। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप में कोई बाइक है और 4 लोग उस पार्टनरशिप में, तो चारों का सेम अधिकार उस बाइक पे होगा जैसा किसी एक का है। ये आप बात याद करके चलिए। पार्टनर्स का ये राइट है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, तो वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा। ये उसका राइट है, कंपनी को या फिर फर्म को उसको देना पड़ेगा। कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट किया हो, फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट किया हो, तो फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी, फर्म उसको पेमेंट करेगी वापस, फर्म उसको पेमेंट करेगी। मान लीजिए पार्टनर है, वो मान लीजिए संडे को कहीं जाता है और उसको कोई अपना क्रेडिटर मिल जाता है, कोई ना उधार वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो उसको वो पेमेंट कर देता है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़। तो जो फर्म है वो 1 लाख रुपीज़ वापस उस पार्टनर को देगी और पार्टनर को इंडेमनीफाई किया जाएगा। आप ये याद रखिए, ठीक है। और पार्टनर का ये राइट है कि वो नोटिस देकर, याद रखिए, नोटिस देकर वो फर्म से रिटायर हो सकता है, वो फर्म से रिटायर हो सकता है, एक नोटिस देकर वो फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर है। कभी कभार ये MCQs में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभार केस स्टडीज़ क्वेश्चंस आते हैं अकाउंट्स में, उसमें पूछ लेता है, ठीक है, घुमा के। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लिख रखा होता है कि पार्टनर्स हैव मेड नो डीड, और फिर अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अब नो डीड है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन से रेशो में होगा। तो उस समय आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आज हमने पार्ट 2 किया, हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ लिया है, हमको पता चल गया डीड एंड नो डीड के अंदर क्या होता है, ठीक है, हमने पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस को समझ लिया है, इम्पोर्टेंस को हमने समझ लिया है, ठीक है, हमने राइट्स ऑफ अ पार्टनर पढ़ लिया है, ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। आने वाली वीडियो एक और थ्योरी होगी, थ्योरी वीडियो होगी, जिसमें हम कुछ और थ्योरी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको हम पढ़ेंगे। एक बार हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टफ है। अगर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे, आप वीडियोस को 1 बार देखें, 2 बार देखें, ठीक है, हो सकता है तो 3 बार भी देखें। जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको कॉपी पे लिखें, ठीक है, जो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ उसको आप कॉपी पे लिखें, उसको ट्राई करें, ठीक है, खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। एक बार थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको वापस थ्योरी पे नहीं आना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आप ये सब चीज़ें याद रखें, और इस चैनल पे आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी,
ठीक है। बीएसटी से रिलेटेड हम बीएसटी का पूरा सिलेबस करेंगे, इकोनॉमिक्स का हम पूरा सिलेबस करेंगे, हम अकाउंट्स का पूरा सिलेबस करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चंस कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको केस स्टडीज़ करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। आप अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें, पूछें, ठीक है। और बायो में मेरे नंबर दे रखे हैं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। अगर आपको टीचिंग स्टाइल में समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप बात करें, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।